हेलो माय डियर नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आयुषी, आपकी केमिस्ट्री फैकल्टी फॉर योर नीट प्रिपरेशन। और आज की वीडियो मैं लेकर आई हूं आपके लिए टू टेल यू अबाउट द नीट केमिस्ट्री ओवरव्यू। अब हम एग्जाम तो देने जा रहे हैं, लेकिन पता होना चाहिए ना कि एग्जाम क्या है, किस किस एंट्रेंस के लिए हम इसे दे सकते हैं एज एन एंट्रेंस टेस्ट, किस किस कैटेगरी के लिए हम दे सकते हैं, कब दे सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और एग्जाम में क्या पूछा जाता है, कितना पूछा जाता है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ये सब हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाले हैं। चलो लेट अस स्टार्ट करते हैं। ओके, नीट स्टैंड्स फॉर नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। मतलब ये एक एग्जाम है जो आपकी एलिजिबिलिटी के साथ साथ एक एंट्रेंस एग्जाम भी है। किसके लिए? मेडिकल एंट्रेंस के लिए। ठीक है, अब इट इज अ सिंगल लेवल नेशनल एग्जाम। सिंगल लेवल का मतलब क्या होता है? देखो, बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिसमें टीयर 1 टीयर 2 होता है, इंटरव्यू होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। आपको सिंगल एग्जाम देना है, क्रैक करना है एंड डन, आप मेडिकल कॉलेज में हो। ठीक है, तो इट इज अ सिंगल लेवल नेशनल एग्जाम कैरिड आउट फॉर मेडिकल एस्पिरेंट्स। जेई नहीं भाई, उसके लिए दूसरा होता है, ये एक्सक्लूसिवली मेडिकल के लिए है। फॉलोइंग द इंटेंशन ऑफ सीकिंग अ सीट इन मेडिकल कॉलेज। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से मेडिकल कॉलेजेस आ जाएंगे ये हम जान लेते हैं। अक्रॉस इंडिया जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि एमबीबीएस का कोर्स करवाते हैं या कोई और मेडिकल कोर्स करवाते हैं, उसमें एज एन एंट्रेंस एग्जाम नीट को कंसिडर किया जाता है। ठीक है, चलो अब इसमें आ जाएंगे हमारे बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एडेड इंस्टीट्यूट्स। क्लियर बात है इतनी? क्वालिफाइंग नीट इनेबल करता है टू टेक अप अ सीट इन एमबीबीएस। एमबीबीएस में तो होगा ही, साथ में बीडीएस, आयुष कोर्सेस। बीडीएस क्या है? डेंटल कोर्स। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये एक यूजी कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम है। यूजी कोर्स मतलब क्या? अंडर ग्रेजुएट कोर्स। दिस इज नीट यूजी, इसका पूरा नाम है नीट यूजी गाइज। ओके, फिर नीट पीजी हम बाद में देंगे, पहले हम 5 साल 5.5 इयर्स का एमबीबीएस कंप्लीट कर लें, उसके बाद फिर नीट पीजी देंगे। ठीक है, तो ये नीट यूजी कोर्स है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, जैसे बाकी सारे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज होते हैं, बीएससी, बीकॉम, ऑल ऑफ दोज। तो सिमिलरली एमबीबीएस, बीडीएस या फिर आयुष के कोर्सेज जिसमें हमारा आ जाएगा बीएएमएस आयुर्वेदा एंड बीएचएमएस, इन सारे कोर्सेज के लिए नीट एज एन एंट्रेंस एग्जाम कंसिडर होता है। क्लियर है इतना? चलो नाउ वी विल मूव ऑन। नीट एग्जामिनेशन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करवाता है। पहले क्या होता था, अभी 2019 से ये चेंज आया है। इससे पहले क्या होता था कि सीबीएसई जो हमारा बोर्ड्स कंडक्ट करवाता है, वही जेई और नीट भी कंडक्ट करवाता था। पहले नीट को एआईपीएमटी के नाम से हम जानते थे, लेकिन अब फाइनली क्या हुआ है, एनटीए को एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या ऐसा बोर्ड बना दिया है जो कि नीट या बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कंडक्ट करवाएगा ऑफिशियली। ठीक है, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आपका कंडक्टिंग बॉडी है। इट इज अ प्रीमियर स्पेशलिस्ट ऑटोनॉमस एंड सेल्फ सस्टेन टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन जो कि एग्जाम लेगा आपका इंक्लूडिंग नीट। तो कंडक्टिंग बॉडी क्या है हमारा? एनटीए। इतनी बात पता चल गई। अब ये पॉइंट भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा सा रुककर बात कर लेंगे। नीट यूजी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एग्जाम्स इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ रजिस्टर्ड एप्लीकेंट्स। क्या मतलब है कि किसी भी एग्जाम को जब हम देते हैं तो रजिस्ट्रेशन करते हैं भाई। रजिस्ट्रेशन के टर्म्स में कि कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, ये एक वन ऑफ द लार्जेस्ट एग्जाम्स है उन नंबर्स के केस में। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इन जनरल अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे इंडिया में जब एग्जाम होता है नीट यूजी का, तो पर ईयर अप्रोक्सीमेटली 20 लाख स्टूडेंट्स रजिस्टर करते हैं अपने आप को, क्योंकि उन्हें मेडिकल कोर्स परस्यू करना है, मेडिकल कोर्स आगे ऑप्ट करना है। ठीक है, अब वो चाहे बीडीएस हो, चाहे एमबीबीएस हो, चाहे बीएचएमएस हो, बीएएमएस हो, कोई भी। तो
20 lakhs आप सोचो, उसके कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट सीट्स बहुत कम होती हैं। अब इतना ज़्यादा कंपटीशन है तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हमारा सिलेक्शन हो। हम ऐसा क्या करें कि हमारा सिलेक्शन हो? तो ये सारी चीज़ें आपको आपकी केमिस्ट्री फैकल्टी, बायोलॉजी फैकल्टी, फिजिक्स फैकल्टी, ओवरऑल जो आपकी नीट फैकल्टी है, आपको गाइड करेगी आपको मेडिकल कॉलेज तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो नीट यूजी लार्जेस्ट एग्जाम है, बहुत सारे एप्लीकेंट्स रजिस्टर करते हैं खुद को एग्जाम देने के लिए। बट एक चीज बता दूं, एप्लीकेंट्स तो इतने रहते हैं, इस अमाउंट में रहते हैं, इतनी भीड़ रहती है, लेकिन जो सीरियसली प्रिपेयर करेगा भाई, उसी का सिलेक्शन होगा, राइट? मतलब आई वुड से कि एक हैंडफुल स्टूडेंट्स होते हैं जो कि सीरियसली प्रिपेयर करते हैं इस एग्जाम के लिए। तो अगर आप सोच रहे हो कि यार इतनी भीड़ है, कैसे सिलेक्शन होगा इस भीड़ में, तो ये सब देखने के लिए है भाई। आप अपनी प्रिपरेशन ऑनेस्ट रखोगे तो बिल्कुल आप मेडिकल कॉलेज तक पहुंच पाओगे। क्लियर है इतना? बाकी आपकी प्रिपरेशन में आपके मेंटोर्स एंड तक साथ रहेंगे। क्लियर? तो हमें पता है कि नीट क्वालिफाइंग एग्जाम है मेडिकल एंट्रेंस के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जान लेते हैं। मस्ट हैव अ 10+2। 10+2 क्या है? 12th क्लास की बात हो रही है भाई। इन जनरल क्या होता है कि जब हम अपना नीट एग्जाम देने जा रहे होते हैं तो हम 12th बोर्ड्स ऑलरेडी दे चुके होते हैं, तो बस वही मिनिमम क्राइटेरिया है कि एटलीस्ट आपको 12th करना है। कोई भी यूजी कोर्स जब होता है तो पहले आप अपना 12th कर लेते हो, उसके बाद फिर किसी भी यूजी कोर्स के लिए अप्लाई करते हो। तो सिमिलर यहीं पर भी वही केस है कि पहले हम अपना 12th कंप्लीट कर लें, फिर हम अपने ग्रेजुएशन की तरफ मूव करें। तो इसीलिए 12th बेसिक क्राइटेरिया रखा है। अच्छा, रिकग्नाइज्ड बोर्ड से क्या मतलब है? आईसीएसई बोर्ड हो सकता है, सीबीएसई बोर्ड हो सकता है, या आपका स्टेट बोर्ड हो सकता है। ठीक है, ये सारे बोर्ड्स रिकग्नाइज्ड बोर्ड्स हैं विथ फिजिक्स, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री और इंग्लिश। आपके 12th बोर्ड में ये सब्जेक्ट्स होना जरूरी है। ठीक है, अगर आपने पीसीएम लिया है देन यू आर एलिजिबल फॉर जेईई एंड नॉट फॉर नीट। ओके, तो बायोलॉजी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री तो कॉमन है दोनों में, लेकिन बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, जो कि डिस्टिंग्विश करता है जेईई और नीट को। ठीक है, चलो इसके बाद एस्पायरर्स विथ क्लास 12th और इक्विवेलेंट आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई फॉर नीट। वही बात है, अब ऐसा नहीं है कि हमने अभी अपना बोर्ड्स दिया है और अब हम नीट एग्जाम देने जा रहे हैं, बाई चांस इस साल सिलेक्शन नहीं हुआ तो अब दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे अगले साल। बिल्कुल बेफिक्र रहिए इस चीज के लिए, आप जब तक चाहे नीट एग्जाम दे सकते हैं अभी की अपडेट के अकॉर्डिंगली। इस पर हम थोड़ा सा रुककर बात कर लेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ 12th आपने 12th बोर्ड फ्रेशली दिया है और फिर आपको नीट देना है, नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। लेकिन सजेशन यही है कि अगर आप एम कर रहे हो मेडिकल कॉलेज, छोटी मोटी बात नहीं है भाई, डॉक्टर बनने वाले हो, ठीक है, तो आपको इंपॉर्टेंट है कि 11th से ही अपनी प्रिपरेशन पिकअप कर लो, 11th से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो। 11th 12th आपका फाउंडेशन बिल्ड होगा, साथ ही साथ सिलेबस तो सेम है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यही पूछा जाता है नीट एग्जाम में, है ना। आपके बोर्ड्स के भी ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, तो बेहतर होगा कि आप अपनी प्रिपरेशन 11th से ही स्टार्ट कर दें। चलो, अब नीट मिनिमम एज रिक्वायरमेंट, किस एज के लोग दे सकते हैं भाई नीट? कौन कौन दे सकता है पता करते हैं जरा। एप्लीकेंट्स मस्ट बी 17 years old एज ऑफ December 31st, 2022। ठीक है, क्लियर है इतना? अब मिनिमम एज रेस्ट्रिक्शन क्या है? तो अभी अभी रिसेंटली ये आया है कि देयर इज नो नीट अपर एज लिमिट। इसका क्या मतलब है कि आपको मिनिमम 17 साल का तो होना ही है ना। जब आप 12th बोर्ड आप दे चुके हो अपना, तब आपको मिनिमम 17 साल का तो होना ही है, लेकिन मैक्सिमम आप कितने भी हो सकते हो। तो कितनी फनी बात है ना, मजे आ रहे हैं कि कौन कौन देगा भाई, कौन कौन दे सकता है नीट। तो लिटरली अभी जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई अनाउंसमेंट नहीं करता है, अभी तक तो हम यही मानकर चलेंगे कि नीट एग्जाम की अपर एज लिमिट फिलहाल कुछ भी नहीं है, लेकिन लोअर एज लिमिट है 17 years। आई होप इतना आपको क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा? मतलब मोड ऑफ एग्जामिनेशन का क्या मतलब होता है कि हम एग्जाम कैसे देंगे।
तो देखो अभी काफी सारे एग्जाम्स, बिल्कुल मैं मान रही हूं कि काफी सारे एग्जाम्स अभी ऑनलाइन बेस्ड हो रहे हैं, सीबीटी बेस्ड हो रहे हैं। सीबीटी क्या है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। लेकिन नीट अभी भी आपका ऑफलाइन मोड में है। ऑफलाइन मोड मतलब क्या होता है? पेन और पेपर मोड। ठीक है, पेन पेपर मोड मतलब आपको ओएमआर शीट मिलती है, क्वेश्चन पेपर मिलता है हार्ड कॉपी के फॉर्मेट में, और आपको अपने जो भी ऑप्शंस हैं वो ओएमआर शीट में फिल करने होते हैं, एनसर्कल करने होते हैं। ठीक है, तो किस तरह से ओएमआर शीट वगैरह फिल करते हैं, ये सारी डिटेल्स हम आपको देते रहेंगे। अभी सिर्फ हम अपनी प्रेपरेशन करेंगे, वो भी जमकर। क्लियर है? अब मीडियम या लैंग्वेज क्या है? तो ये सारी लैंग्वेजेस हैं जिसमें नीट एग्जाम कंडक्ट होता है ऑफिशियली। ठीक है, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, बंगाली, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया, असमीज, पंजाबी, मलयालम एंड उर्दू। ये सारी लैंग्वेजेस हैं जिनमें हम अपना नीट का एग्जाम अपने स्टेट के अकॉर्डिंगली, अपनी मदर लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली दे सकते हैं। यू आर फ्री। ओके, ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम क्या है? कितने टाइम का एग्जाम होता है, क्या ड्यूरेशन है? तो इट इज 3 hours and 20 minutes। अभी रिसेंटली ये चेंज हुआ है, पहले केवल 3 घंटे का पेपर होता था, फिर उसमें हम टाइम मैनेजमेंट सिखाते थे स्टूडेंट्स को कि कुछ 50 मिनट्स में बायो कर लेंगे, 1 hour 10 minutes में फिजिक्स कर लेंगे, रिमेनिंग टाइम में केमिस्ट्री कर लेंगे। इट इज ऑल ऑन यू कि आप कैसे अपना टाइम बचाते हो, है ना। अब 3 hours 20 minutes का ओवरऑल पेपर हो गया है हमारा। ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जामिनेशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जामिनेशन है वंस अ ईयर। फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जामिनेशन मतलब क्या होता है कि जो एग्जाम है कितनी बार होगा साल में? तो सिर्फ एक ही बार होगा, तो दमदार प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, ऐसा नहीं है पहले जेईई वगैरह जो एग्जाम्स होते हैं अभी रिसेंटली साल में 2 बार होने लगे हैं, साल में 4 बार भी होने लगे हैं, लेकिन नीट आपका जो है केवल एक बार होगा। लेकिन नीट आपका जो है केवल एक बार होगा। अच्छा, एक चीज मैं रिपीट कर देती हूँ, मोड ऑफ एग्जामिनेशन। पहले क्या होता था इनिशियली कि एम्स का जो एग्जाम है वो अभी रिसेंटली ऑनलाइन बेस्ड होने लगा था, तो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि सिंस अब एक ही एंट्रेंस एग्जाम कर दिया है जो कि है नीट, तो फिर एम्स में अगर हमें जाना है तो क्या करेंगे? उसके लिए सीबीटी देना पड़ेगा क्या, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और ऑनलाइन एग्जाम देना पड़ेगा क्या? नहीं भाई, सिर्फ एक एग्जाम देना है आपको, वो है नीट, और ऑफलाइन मोड में है, पेन और पेपर मोड में है। आई होप इतना क्लियर है सभी को। चलो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नीट एग्जाम में। तो कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे जैसा आपके बोर्ड्स में आता है। ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम है, एमसीक्यू बेस्ड। एमसीक्यू बेस्ड मतलब क्या होता है कि आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे एक क्वेश्चन के, और उसमें कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा, आपको वो अपना ओएमआर शीट में केयरफुली फिल कर देना है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे? 200 होंगे। 180 टोटल क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है, अटेम्प्ट आपको 180 करने हैं। अच्छा, अगर हमने ज्यादा कर लिए तो मैम, तो वो क्वेश्चंस चेक नहीं होंगे, लेकिन उसका क्राइटेरिया क्या है वो मैं आपको अभी क्लियर करती हूं। टोटल मार्क्स 720 है। ठीक है, 720 कैसे है कि एक जो आपका क्वेश्चन होता है वो 4 मार्क्स रिवॉर्ड करता है, मतलब एक अगर आपने क्वेश्चन सही किया है तो आपको उसके 4 नंबर मिलेंगे, लेकिन मान लो गलत कर दिया तो नेगेटिव मार्किंग भी है भाई। तो इस एग्जाम में हमें यही चीज जो प्रैक्टिस करनी है वो ये है कि अनटिल एंड अनलेस अगर हम श्योर हैं कि हमारा आंसर सही है, हम गलत या तुक्केबाजी तो बिल्कुल नहीं करें, है ना, नहीं तो फिर नेगेटिव मार्किंग होगी। और नेगेटिव मार्किंग कैसी होती है हम अभी डिस्कस करते हैं। नेगेटिव मार्किंग में भाई यस है, मार्किंग स्कीम क्या है? +4 फॉर करेक्ट आंसर और -1 फॉर इनकरेक्ट आंसर। मतलब आप खुद सोचो कि अगर आपने एक क्वेश्चन सही कर दिया है आपको +4 मार्क्स मिल गए, फिर एक क्वेश्चन आगे जाकर के गलत कर दिया तो उसका नेगेटिव मार्क होगा। मतलब अब ये जो +4 मार्क्स आपको पूरे पूरे मिलने चाहिए थे वो
टोटल कितने हो जाएंगे, +3 केवल। क्यों? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग की वजह से -1 हो गया। तो जो सही किया है भाई उसके भी पूरे नंबर नहीं मिल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग के केस में हम ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, है ना। तो ये चीज बहुत ही केयरफुल करनी है, हमें बहुत ही केयरफुली करनी है कि हम कोई भी गलत आंसर मार्क ना करें जब तक हम श्योर ना हो। ओके, टोटल सेक्शंस इन द क्वेश्चन पेपर 3 हैं आपके, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इस तरह से कुछ पैटर्न रहेगा। केमिस्ट्री के आपके 50 क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन 180 मार्क्स के। 50 क्वेश्चंस 180 मार्क्स, कैसे बात करेंगे अभी पूरा डिटेल्ड। फिजिक्स के भी 50 क्वेश्चंस रहेंगे, कैरिंग 180 मार्क्स। इसमें आपको पूरे 50 नहीं करने हैं, कितने करने हैं वो मैं आगे बताऊंगी। इतने टोटल क्वेश्चंस हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी के देखने को मिलेंगे, ठीक है। ईच सेक्शन कैरिंग हाउ मेनी मार्क्स, 180 मार्क्स। क्लियर है इतनी बात? अब यहां पर समझ लेते हैं कि सब्जेक्ट वाइज वेटेज कैसा है। तो फिजिक्स सेक्शन ए, सेक्शन बी, 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है। सिमिलरली हमारे बाकी सब्जेक्ट्स भी 2-2 सेक्शंस में डिवाइडेड है, सेक्शन ए और सेक्शन बी, ठीक है। यहां पर देखो एक इंपॉर्टेंट चीज, 35 क्वेश्चन सेक्शन ए में आपको पूछे जाएंगे और सेक्शन बी में आपको 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 15 क्वेश्चंस इन टोटल हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन करने कितने हैं मैं आपको बता देती हूं। यहां पर से 35 क्वेश्चन में से हमें पूरे 35 ही करने हैं, ठीक है। 35 × 4 करोगे आप, क्या हो जाएगा, कितना होगा, 4 3 12, 13 14, 140। तो ये तो वेरीफाइड है, मतलब 35 जो क्वेश्चंस हैं इनमें हमारे पास चॉइस नहीं है, ये हमें कंपल्सरीली पूरे करने हैं। लेकिन जो सेक्शन बी है इसमें आपको दिए हैं 15 क्वेश्चंस, इसमें से आपको एनी 10 करने होंगे। ध्यान से सुनिए ये चीज, इसमें सेक्शन बी में से, हर सब्जेक्ट के सेक्शन बी में से हमें सिर्फ और सिर्फ कितने क्वेश्चंस करने हैं, 10 क्वेश्चंस। अब मैम ज्यादा आते हो तो, ज्यादा के लिए कॉन्फिडेंट हो तो बेटा आपके स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस चेक हो जाएंगे, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस चेक नहीं होने वाले, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? चलो, यहां पर केवल 10 क्वेश्चंस करोगे तो आप खुद ही देखो ना, 10 क्वेश्चंस करोगे इंटू 4 40, और ईच सेक्शन हमारा कितना है, 180 मार्क्स का है। तो वेरीफाइड है ये चीज। क्लियर है आपको? तो इस तरह से हमारा सब्जेक्ट वाइज वेटेज है, हर सब्जेक्ट का इक्वल वेटेज है, ठीक है। तो कोई भी ऐसा नहीं करेगा कि एक सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ लिया, एक सब्जेक्ट छोड़ दो, बिल्कुल भी नहीं। ये गलती अगर आपने की तो भाई भूल जाओ कि मेडिकल कॉलेज में कदम रखने वाले हो, ठीक है। हर सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देना है। क्यों? क्योंकि पेपर बनाने वाले ने हर सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज दिया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सब्जेक्ट वाइज वेटेज हमने डिस्कस कर लिया है, मार्किंग स्कीम डिस्कस कर ली है। यहां पर देख लो, नो मार्क्स फॉर अनआंसर्ड क्वेश्चन। अगर आपने कोई क्वेश्चन खाली छोड़ा है, मान लो 35 में से 35, अच्छा एक चीज यहां पर और, 35 जो क्वेश्चंस हैं इसमें से हमें 35 पूरे करने हैं कंपल्सरली? नहीं, ऐसा भी नहीं है कि आप पूरे 35 ऑन 35 कर लो, आपको जितने आते हैं यू आर फ्री टू डू, है ना। मतलब इट इज लाइक कि जो आपका 15 मार्क्स वाला सेक्शन था उसमें आप एनी 10 ऑफ योर चॉइस कर सकते हो। यहां पर 35 पूरे मार्क्स इंक्लूड कर रहा है, मतलब वो जो हमारे 140 मार्क्स हैं वो ये पूरे 35 क्वेश्चंस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जो हमारे 40 मार्क्स थे वो 15 में से केवल 10 क्वेश्चंस में डिस्ट्रीब्यूटेड थे, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास चॉइस थी कि हम कोई भी कर लें। हमारे पास अगर हमने पूरे 10 में से 10 कर लिए हैं, सही कर लिए, आपको पूरे 40 मार्क्स मिलेंगे, है ना। वो जो एक्स्ट्रा 5 क्वेश्चंस हैं वो एक्स्ट्रा हैं। एक्स्ट्रा एज एन अगर आपको आते हैं, आप अटेम्प्ट कर लेते हो तो स्टार्टिंग के केवल चेक होंगे, स्टार्टिंग के 10, ठीक है। रही बात 35 क्वेश्चंस की, तो ऐसा नहीं है अगर आपको 31 आते हैं, 32 आते हैं तो यू आर फ्री टू डू। लेकिन ध्यान रखना कि 35 ऑन 35 करने के चक्कर में नेगेटिव मार्किंग को इनवाइट मत कर लेना, ठीक है। चलो नाउ लेट अस मूव ऑन। सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं। जो हमारा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो भाई सिलेबस में क्या क्या आएगा, 11th 12th केमिस्ट्री,
ठीक है, अब आपकी जो 11th-12th की केमिस्ट्री है ये किन सेक्शंस में डिवाइडेड है? फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो यहां पर समझ लेते हैं, पहले क्लास 11th का सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला चैप्टर है आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, सेकेंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, थर्ड है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, स्टेट्स ऑफ मैटर, थर्मोडाइनामिक्स, इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स रिएक्शन, हाइड्रोजन, ये सारे आपके 11th के चैप्टर हैं, यहीं तक नहीं है, आगे और है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी यहाँ से स्टार्ट होती है, हाइड्रोकार्बन्स और एनवायरमेंटल। अच्छा, बोर्ड्स में जो रैशनलाइज्ड सिलेबस अभी अभी आया है, जो एनसीईआरटी ने रिलीज किया है, हम इस धोखे में बिल्कुल भी नहीं रहे कि जितना बोर्ड्स में आएगा उतना ही यहाँ भी आएगा, नहीं, ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है। हाँ, अभी ये जो सेक्शन वाइज डिवीजन कर दिया है, ये इसी चीज की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए किया है, और ये कब से हुआ है? जब से कोविड आया था, है ना, तो वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हमारे लिए कर दिया है, लेकिन देन अगेन हमें पढ़ना पूरा है, कुछ भी छोड़कर नहीं जाएंगे। ठीक है, चलो, ये आपका 11th का सिलेबस है। अब इस पर रुककर थोड़ा सा बात करेंगे हम एक अगली वीडियो में कि हर सेक्शन को हमें किस तरह से डील करना है, किसका कितना वेटेज है। ठीक है, चलो, क्लास 12th का जो आपका सिलेबस है केमिस्ट्री का, इसमें आपके जो टॉपिक्स हैं, सॉलिड स्टेट है, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री है, जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसको हम मेटलर्जी भी बोलते हैं। देन पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, हैलो अल्केन्स, हैलो अरीन्स, अल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर्स, aldehydes, ketones, carboxylic acids, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, आपका अमीन, साइनाइड्स, ये सब आ जाएगा, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो भाई कुल मिलाकर इतने चैप्टर्स हमें अपनी केमिस्ट्री के लिए प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, अच्छा, हर टॉपिक को डील करने का अलग तरीका होगा, किस टॉपिक में से किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है उसको फोकस करते हुए हम अपनी प्रेपरेशन या हर चैप्टर को हम अप्रोच करेंगे। ठीक है, चलो, नाउ स्ट्रैटेजी क्या रहेगी हर सब टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री की? तो सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। भाई फिजिकल केमिस्ट्री से पता नहीं लोग बहुत डरते हैं, स्टूडेंट्स बहुत डरते हैं, बिल्कुल डरो वरो मत, आराम से हो जाएगा सब कुछ। एक अच्छा प्लानर हमें बनाना है ना, किसी भी चीज को करने के लिए हम ऐसे नहीं बिल्कुल उसको देख करके इतने बड़े बड़े डेरिवेशंस हैं, ये क्या क्वेश्चन आ गया, हमसे तो नहीं होगा। भाई ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ पा रहे हो तो आप क्वेश्चन भी कर लोगे। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए अगर आप मेरी एडवाइस फॉलो करें तो सबसे पहले हमें एनसीईआरटी को जो अपना फाउंडेशन है वो क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट्स अपने अच्छे करने हैं, पक्के करने हैं। इंटेक्स क्वेश्चन इसके हम सॉल्व करेंगे, एनसीईआरटी कोर मतलब जो आपकी मेन बुक है एनसीईआरटी की। इसके अलावा एग्जाम्पलार के गुड क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पलार हमें सॉल्व करनी है। असल में फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है, न्यूमेरिकल बेस्ड ज़्यादा होता है। फिजिकल केमिस्ट्री से हमारे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस अक्सर जो देखे जाते हैं, ऐसा नहीं है थ्योरेटिकल नहीं आते, लेकिन अगर इनऑर्गेनिक में से न्यूमेरिकल आपके आने के कम चांसेस हैं, ऑर्गेनिक में से आपके न्यूमेरिकल्स आने के कम चांसेस हैं, लेकिन जो नंबर बेस्ड क्वेश्चन होता है वो आपका यहाँ से आता है फिजिकल केमिस्ट्री से। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो हमें प्रैक्टिस करनी होगी वो है न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। इसके अलावा डीपीपीस पर ध्यान देना है। अच्छा, एक चीज़ मैंने सुनी है कि जब भी कोई ऐसी स्ट्रैटेजी की बात आती है कि हम कैसे प्रोसीड करें किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर, तो भाई जितना आपका फैकल्टी आपको बता रहा है आप उसी को अच्छे से फॉलो कर लो, ज़्यादा भटको मत इधर उधर, आपका काम आसानी से हो जाएगा। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए अगर मैं बोलूँ तो डीपीपीज हम जो करेंगे उस पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। क्यों? क्योंकि वो डीपीपीज किस पर बेस्ड रहेंगी, जो भी हमारा लेक्चर है, मान लो आज हमने एक लेक्चर पढ़ा, तो अब उस लेक्चर में से किस सेक्शन से क्वेश्चन आ सकता है उसको हम खींचकर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो हमारे डीपीपीज में उस तरह के क्वेश्चंस होंगे। कोई एक आध प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डाल देंगे, वैसे प्रीवियस ईयर की सीरीज दूसरी होंगी, लेकिन आपके डीपीपीज में मेनली
एग्जाम को टच करते हुए, एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको टच करते हुए हम अपना प्रेपरेशन करेंगे डीपीपीज के टर्म्स में। इसके बाद 10 इयर्स पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट है। ये जो एग्जाम है हमारा नीट एमसीक्यू बेस्ड है, पेन चलाना पड़ेगा भाई बहुत ज्यादा। तो पीवाईक्यूज हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। अगर आपने पूरी प्रेपरेशन कर ली है, डीपीपी वगैरह सब सॉल्व कर लिए हैं, उसके बाद आप पिकअप करो पीवाईक्यूज को। देखो तो जरा कि भाई हम जो प्रेपरेशन कर रहे हैं वो सही जा भी रही है या नहीं, हमसे इतना सब पढ़ने के बाद पीवाईक्यूज बन भी रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, है ना। तो इस चीज पर ध्यान देना है। पीवाईक्यूज को हम नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल भी ये गलती कोई नहीं करेगा कि पूरा चैप्टर पढ़ लिया, इधर उधर के क्वेश्चंस लगा लिए, पीवाईक्यूज कर ही नहीं रहे, ठीक है। चलो, इसके बाद फिजिकल में आपको फॉर्मूला शीट्स बनानी है। फॉर्मूलाज क्यों? क्योंकि एंड में क्या होता है कि पूरा कॉन्सेप्ट तो अब हम मान लो कि नीट का एग्जाम है 1 महीने बाद, तो क्या करेंगे, अब क्या करेंगे भाई, पूरी बुक या इतने बड़े बड़े जो हमने नोट्स बनाए हैं वो थोड़ी ना उठाकर पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। अब ये जो हमारी फॉर्मूला शीट्स होंगी ये किस पर बेस्ड होंगी, फॉर्मूला शीट्स को हमें कैसे बनाना है। ऐसा नहीं है कि बुक में जो भी फॉर्मूला दिख रहा है सब लिख डाले और रट डाले बस खत्म, नहीं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जिस भी क्वेश्चन में एक फॉर्मूला एक से ज्यादा बार यूज हो रहा है या हमें ऐसा लग रहा है कि इस फॉर्मूला पर काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, अच्छी फ्रीक्वेंसी में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो वो फॉर्मूला हम पिकअप कर लें और ये चैप्टर वाइज बनना चाहिए, ठीक है। इतनी बात हो गई फिजिकल केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम बहुत सिंपल रखेंगे, बिल्कुल भी कुछ पचड़ नहीं है इसमें। सिंपल एनसीईआरटी फॉलो करेंगे, डीपीपीज फॉलो करेंगे और 10 इयर्स पीवाईक्यूज, दैट इज इट। इसमें हमें ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें एनसीईआरटी पर ही स्टिक रहना है, ठीक है। चलो, इसके अलावा अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो भाई 11th के बेसिक्स पहले हम क्लियर कर लें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन अगर हम अप्रोच करने जा रहे हैं तो पहले हमारे बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली हमने अल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर्स पढ़ लिया और 11th का कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। तो इस तरह की गलती हम अवॉइड करें। ऑर्गेनिक को 11th से स्टार्ट करना है, 11th से 12th एक पूरी कंक्लूसिव पढ़ाई होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ठीक है। तो उस तरह से हम प्रोसीड करेंगे। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो टाइप ऑफ क्वेश्चन देखे जाते हैं वो मेनली है चेन रिएक्शन दे देता है आपको, एक प्रोडक्ट से दूसरा प्रोडक्ट बनता है, दूसरे प्रोडक्ट से तीसरा प्रोडक्ट बनता है, इस तरह के चेन रिएक्शंस। बता दो फाइनल प्रोडक्ट क्या है, ए और बी क्या है, इस तरह की बातें की जाती हैं, ठीक है। तो इसमें हमें रिएजेंट्स का क्या फंक्शन है बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। रिएजेंट्स का क्या फंक्शन है, H2SO4 है, क्या है भाई, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, क्या कर देगा, पानी निकाल देगा पूरा जो भी हमारा कंपाउंड है। तो हैंडी रहना चाहिए, ठीक है। चलो, फिर वही डीपीपी सॉल्व करेंगे और 10 ईयर पीवाईक्यूज, मतलब ये जो 2 स्टेप्स हैं ये हमारे तीनों सब टॉपिक्स के लिए या सब सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन है, ठीक है। चलो, ओके, अब हम बात करते हैं लेक्चर प्लान की। जो हमारा लेक्चर होगा वो किस फॉर्मेट में होगा, तो पहले तो हम पूरा एक फाउंडेशन बेस्ड पढ़ाई करेंगे, बिल्कुल ग्राउंड जीरो से लेकर के। आप अगर 11th में हैं, आप 12th में हैं, आप ड्रॉपर हैं, हर स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकता है, ठीक है। तो बेसिक लेक्चर हमारा रहेगा, उसके बाद आपको जो भी लेक्चर में हमने पढ़ा है वहां से क्या क्या क्वेश्चन निकल कर आने वाला है, किस टॉपिक से क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन निकल कर आने वाला है, एक टाइप ऑफ क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको डीपीपीज में एज अ रेफरेंस मिल जाने वाली हैं। और डीपीपीज आपको कैसी मिलेंगी, पीडीएफ फॉर्मेट में इन योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। इसके अलावा सॉल्यूशन वीडियो फॉर डीपीपीज आपको मिल जाएगा, क्लियर है। तो इस तरह से सिंगल लेक्चर का कुछ प्लान या प्रोसेस रहेगा। अब यहां पर आता है भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क, क्या है, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट। आपने जो भी पढ़ा है ये कितना इफेक्टिव है, या हम जो भी पढ़ रहे हैं फालतू तो नहीं पढ़ रहे हैं, एग्जाम में ये पूछा जाने वाला भी है या नहीं पूछा जाने वाला है। तो ये सारी बातें हम कैसे अपना इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं, खुद को टेस्ट करके,
ठीक है। तो जितना भी आपने पढ़ा है कोशिश करो कि सबसे ज्यादा मॉक दो, उस टॉपिक पर सबसे ज्यादा मॉक दो। तो वीकली मॉक आप दे सकते हो, आप मंथली मॉक दे सकते हो, और फुल लेंथ मॉक कब दोगे, जब आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें चाहे पूरा 11th का दे दो, पूरा 12th का दे दो, इट डिपेंड्स, ओके। तो मॉक टेस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्यों? क्योंकि आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेगा, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट सिखाएगा। मॉक के अपने बहुत ज्यादा कुछ पर्क्स होते हैं, कुछ एडवांटेजेस होते हैं, जैसे इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग वीक एरियाज। वीक एरियाज हम कोई भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, मान लो कि एक फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया, उसमें अब क्या हो रहा है, लॉग आ गया है भाई, लॉग हमसे बन नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि देखा ही पहली बार है। तो क्या है ये सब चीजें कि हमने ये छोड़ दिया या ये कर लिया, क्या मिस हो गया, कब पता चलता है? जब हम मॉक देते हैं। जब हम मॉक देते हैं तो हमें पता चलता है कि ये चीज हमें आती है, ये चीज नहीं आती है, इतनी सारी कुछ बातें जो कि हमें मॉक से पता चलती हैं। फिर इसके अलावा बूस्ट कैलकुलेशंस, आपका कैलकुलेशन बहुत तगड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि ओवरऑल जब आप मॉक देते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वो आपको एक तो टाइम मैनेजमेंट सिखा रहा है, दूसरी चीज कि कोई भी अगर कैलकुलेशन है तो हमें उसे कितनी जल्दी कर लेना है या कितना टाइम देना है, ये सारी मैनेजमेंट हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतनी अच्छी होती जाती है, उतनी ज़्यादा ब्रशअप होती जाती है, ठीक है। तो मॉक की एक अलग ही अपनी इंपॉर्टेंस है। स्टूडेंट्स प्लीज़ रियलाइज दिस थिंग कि हमें एज मच एज पॉसिबल मॉक टेस्ट तो देना ही देना है। क्यों? क्योंकि भाई अल्टीमेटली एक दिन आप एग्जाम तो देने जाओगे ना, तो बेहतर है कि वो चीज़ हम पहले ही प्रैक्टिस कर लें। आपने साल भर एक भी मॉक नहीं दिया है मान लो, और डायरेक्टली जाकर के नीट एग्जाम में बैठ गए, देने चले गए, तो क्या कुछ समझ पाओगे कि किस सेक्शन को कितना टाइम देना है? अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है हमें, तो क्या हम उसको कंटिन्यू करें? क्या 20-25 मिनट उसी पर दे दें? क्या ये करना सही होगा? नहीं, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप एनालाइज कर सकते हो खुद से बाय गिविंग दीज मॉक टेस्ट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब थ्रू आउट मैं आपको इस चीज़ के लिए बहुत मोटिवेट करूंगी कि एज मच एज पॉसिबल मॉक दो। एक इंपॉर्टेंट बात कि अच्छा जब हम मॉक देते हैं तो ऐसा होता है कि कभी गंदे मार्क्स आ रहे हैं, कभी बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। तो इस चीज़ को लेकर ना ही हमें ओवर कॉन्फिडेंट होना है, ना ही अंडर कॉन्फिडेंट होना है, ठीक है। बहुत ही गंदे नंबर आए, मतलब मैं कह रही हूँ कि 180 इंटू 4 का पेपर है, 720 का पेपर है, आपके केवल 180 मार्क्स ही आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। धीरे धीरे ही इम्प्रोवाइज होती हैं चीज़ें, ठीक है। आप बिगिनर हो, बिगिनर से लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है ना मेडिकल कॉलेज में, सब आप ही के जैसे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर, और 720 में से, दिस इज आउट ऑफ 720, एंड 720 में से आप 710, वैसे तो आजकल स्टूडेंट्स के 720 आउट ऑफ 720 भी आ रहे हैं, लेकिन मॉक में अगर आपको इस तरह का स्कोर मिलता है तो आपको ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है कि अरे हम तो एम्स की सीट लेकर ही जाएंगे, नहीं, ये चीज़ भी नहीं करनी है, ठीक है भाई। क्योंकि अभी आपका ऑफिशियली सिलेक्शन नहीं हुआ है, अभी आप प्रैक्टिस मोड में चल रहे हो, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? चलो, तो ये कुछ बातें हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, आप जो भी पढ़ रहे हो उसका रिविजन नहीं किया ना, तो मॉक में अगर 710 नंबर आ जा रहे हैं तो 6 महीने बाद ये भी नहीं आने वाले। ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ आपको। तो अपनी रिवीजन साइकिल को बहुत सॉलिड रखना। जो भी आपने पढ़ा है गाइस, कोशिश करो कि उसको बार बार पढ़ते रहो, बार बार रिवाइज करते रहो। हर बार कुछ ना कुछ नया पढ़ने को मिलेगा। एक चीज़ आप नोट डाउन कर लो या ऑब्जर्व भी कर सकते हो कि जब भी आप बायो के लिए एनसीईआरटी पढ़ते हो ना, तो हर बार कुछ नई चीज़ मिलती है। क्यों? क्योंकि हर क्वेश्चन, या आई वुड से हर लाइन में एक क्वेश्चन है, हर लाइन से एक क्वेश्चन निकल कर आता है, वो भी अलग अलग फॉर्म्स में। तो जब इतनी ज्यादा डाइवर्स चीज हो रही है हमारे साथ, तो क्यों ना हम बार बार रिवीजन प्रैक्टिस करें। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज जो मैं आपको बोलूंगी, अपने रिसोर्सेज लिमिटेड रखिएगा। ये एक बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं कि यहाँ से भी पढ़ लें, यहाँ से भी पढ़ लें, यहाँ से भी पढ़ लें, और कोई भी ये जो रिसोर्स है इसको ढंग से नहीं पढ़ रहे। पढ़ तो ये भी लिया, पढ़ ये भी लिया, पढ़ ये भी लिया, लेकिन भाई कुछ एक तो अच्छे से पढ़ लो।
है ना। ऐसा नहीं होता है कि ये खत्म कर लिया चलो अब दूसरा उठा लेते हैं, ये भी खत्म हो गया, दूसरा कोई पैकेज, दूसरी किसी कोचिंग का पैकेज, दूसरा कोई पैकेज, इसके नोट्स, ये फ्रेंड टॉपर है, इसके नोट्स उठाकर पढ़ लेते हैं, नीट निकल जाएगा। नहीं, तुम्हें अपने नोट्स खुद से बनाने हैं, तुम्हें अपनी प्रिपरेशन खुद सॉलिड करनी है और अपने रिसोर्सेस को लिमिटेड रखना है, बिल्कुल नहीं भटकना है। ठीक है, आप जहां से भी पढ़ रहे हो मेक श्योर कि उस चीज को प्रॉपरली रिवाइज करो। क्लियर है गाइस? तो इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी आगे कमिंग लेक्चर्स में हम बात करते रहेंगे। एक बार नीट कोर्स मॉड्यूल पर भी डिस्कस कर लेते हैं। टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस हर एक चैप्टर में जो भी टॉपिक है इंडिविजुअल, उस पर हम वीडियोस करेंगे, अपने लेक्चर्स। बाकी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स रहेंगी जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी या आपको पीडीएफ फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाने वाला है, जैसे मैंने आपको बताया। बाकी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा इन द वीडियो फॉर्मेट। ओके, फिर चैप्टर वाइज एमसीक्यूज रहेंगे, पीवाईक्यू वीडियोस बिल्कुल मिस मत करना, ये तो आई वुड से गोल्डन टिकट है आपके प्रेपरेशन के लिए। ठीक है, तो पीवाईक्यूज बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं। डाउट सॉल्विंग सेशन रहेगा, वीकली टेस्ट पेपर चैप्टर वाइज मॉक। ओके, गाइडेंस अबाउट पेपर पैटर्न, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड ऑफिशियल नोटिफिकेशन। बिल्कुल इस चीज का तो आप सारा भार हम पर डाल दो कि अगर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ रहा है, कुछ चेंज आ रहा है पेपर पैटर्न में, क्या है, किस तरह से प्रोसीड करना है, तो ये सारी चीजें हम आपको बता देंगे। पेपर पैटर्न में कोई चेंज है, सिलेबस में कोई चेंज है, टाइमिंग में कोई चेंज है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई चेंज है या फिर एज में कोई चेंज है, ये सारी बातें आपको बता दी जाएंगी। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी नीट की प्रेपरेशन पर फोकस करिए। क्लियर बात है? चलिए, चैप्टर वाइज वन शॉट रिविजन हो जाएगा। एक बार आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है उसके बाद हम वन शॉट रिविजन्स भी करेंगे, फाइनली ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो इतना सब कुछ आपको आपके नीट कोर्स मॉड्यूल में फॉर ऑल द 3 सब्जेक्ट्स आपको मिलने वाला है। All that you have to do is you have to be a very good follower. अपने टीचर्स की बात मानो। ठीक है, ओके गाइस, so that is all for this lecture। और लाइक शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब टू द चैनल, बिल्कुल एक भी लेक्चर मिस नहीं करना है। आपको अपनी प्रेपरेशन के साथ ऑनेस्ट रहना है, पेशेंटली हम प्रिपेयर करेंगे, आपके तीनों टीचर्स आपके साथ बने रहेंगे। लेकिन इतना काफी नहीं है, आपको भी हमारे साथ बने रहना है। बताइए कमेंट सेक्शन में कैसा लगा आपको लेक्चर, कहां दिक्कत आ रही है, क्या डाउट है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू हैव टू शेयर विद अस। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर दिस लेक्चर गाइस। बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के IIT JEE और नीट चैनल पर। थैंक यू।